आज मैं आपको कार्बनिक यौगिकों में कुछ यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म बता रही हूँ। तो ये यौगिक किस तरह रासायनिक गुण या भौतिक गुण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इन यौगिकों में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों के प्रमुख रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं कि इनमें दहन की रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन का मतलब होता है जलने की प्रक्रिया। तो इसको क्या कहेंगे, कार्बन और कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण दहन कहलाता है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है। आप कोई भी चीज़ जलाते हैं देखिए तो उसमें आपने देखा होगा ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन क्रिया। अब जलने के लिए हमें ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है और यही क्रिया हमारे शरीर में श्वसन क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। मीथेन की क्रिया जब हम कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकली। इसी तरह एथेन की क्रिया जब हमने कराई ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकली। तो पहला रासायनिक गुण जो प्रदर्शित करता है कार्बनिक यौगिक, दहन। दूसरा हो गया कि ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीजन से संयोग तथा हाइड्रोजन का हास ऑक्सीकरण कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त प्रमुख ऑक्सीकारक यौगिक कौन कौन से हैं। पहला है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट जिसका सूत्र होता है KMnO4। दूसरा है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। तो ये क्या होता है, इसकी उपस्थिति में अगर हम कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाता है। और इसमें देखिए आपको रासायनिक समीकरण में एथेनॉल का ऑक्सीकरण करने पर एथेनोइक अम्ल बनता है। इसका ये देखिए उदाहरण है C2H5OH एथेनॉल हो गया। ऑक्सीकरण में हमें नवजात ऑक्सीजन मिलती है और इस नवजात ऑक्सीजन की पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ये क्रिया कराई जाती है तो बन गया एथेनोइक एसिड CH3COOH। ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है। अब तीसरा गुण है जो रासायनिक गुण, संकलन अभिक्रिया, कि असंतृप्त यौगिक जैसे एल्कीन तथा एल्काइन संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण कर एक संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण एक संकलन अभिक्रिया है जो निक्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल उसकी गति को बढ़ाता है। संकलन का मतलब हो गया जुड़ना। तो आप देखिए हमने यहाँ पर एक एल्किल यानी असंतृप्त यौगिक लिया है। कैसे पता लगेगा ये असंतृप्त यौगिक है, देखिए इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसके मतलब ये यौगिक कैसा है, असंतृप्त यौगिक है। हमने एक सामूहिक रूप से एक प्रतीक ले लिया यहाँ पर, फिर हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वो असंतृप्त यौगिक अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर प्लस इसकी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पे तो बन गया आपका एथेन, यानी एल्केन समूह का यौगिक बन जाता है। डबल बॉन्ड से किस में बन गया, ये सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक बन गया, यानी संतृप्त यौगिक प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मैंने देखिए आपको उदाहरण से दिया है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 की जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बन गया CH3 CH2 CH2 और CH3। अब यहाँ पे देखिए हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। तो ब्यूटीन डबल बॉन्ड है तो ईन लगता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटीन। ब्यूटीन से क्या बना, सिंगल बॉन्ड का यौगिक बना, 4 कार्बन हो गए तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। एन होता है ना सिंगल बॉन्ड की सीरीज़ का नाम, अनुलग्न। तो ये ब्यूटीन से हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके बन गया ब्यूटेन। एक और उदाहरण है संकलन अभिक्रिया का, वनस्पति तेल की जब हम क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो बनता है वनस्पति घी, यानी असंतृप्त यौगिक से क्या बन गया, संतृप्त यौगिक। तो वनस्पति घी क्या है आपका, संतृप्त यौगिक है और वनस्पति तेल है असंतृप्त यौगिक। अब अगला रासायनिक गुण होता है विस्थापन अभिक्रिया, कि विस्थापन का मतलब हटा देना।
तो इस अभिक्रिया में कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। ऊपर वाला संकलन देखिए, असंतृप्त की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया थी और ये संतृप्त के लिए है, यानी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन अन्य परमाणु जैसे क्लोरीन से विस्थापित होते हैं। इसके उदाहरण है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन के हाइड्रोजन क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, यानी CH4 में जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाएंगे। तो ये क्रिया 4 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में देखिए क्लोरीन की क्रिया कराई तो एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3Cl बन गया और HCl हो गया। अब ये CH3Cl की फिर से क्रिया कराई क्लोरीन से तो CH2Cl2 बन गया, यानी एक हाइड्रोजन फिर से कम हुआ और एक क्लोरीन जुड़ गया। तीसरी अभिक्रिया में देखिए एक हाइड्रोजन और कम हो गया और 3 क्लोरीन जुड़ गए। और चौथी अभिक्रिया में देखिए चारों हाइड्रोजन विस्थापित हो गए तो कार्बन क्लोराइड बन गया और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकला। अब इन्हीं रासायनिक गुणों पर आधारित कुछ यौगिक यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। 2 यौगिक हैं इसमें, पहला है एथेनॉल और दूसरा है एथेनोइक यौगिक। तो कुछ यौगिकों महत्वपूर्ण यौगिकों के गुणधर्म। अब एथेनॉल का भौतिक गुण और रासायनिक गुण, इसी तरह एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आपको तैयार करने हैं। इनमें से कोई एक ज़रूर पूछा जाता है। एथेनॉल के भौतिक गुण क्या होते हैं कि यह एक रंगहीन द्रव है तथा इसमें से मीठी गंध वाला यौगिक है, यानी हम इसकी स्मेल से भी इसको पहचान सकते हैं कि ये एथेनॉल है। यह जल में पूर्णतः विलेय है और इसका क्वथनांक और गलनांक 78 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। और एथेनॉल का जलीय विलयन रेक्टिफाइड स्प्रिट कहलाता है, यानी एथेनॉल में जल मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, रेक्टिफाइड स्प्रिट। और यह एक उदासीन यौगिक है और इसका लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी हम इसको लिटमस नीले या लिटमस पेपर से इसमें डालेंगे तो उसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये इसके भौतिक गुण हो गए। तो 5 गुण मैंने यहाँ लिखवाए हैं, कम से कम आपको 2 गुण जरूर याद होने चाहिए। फिर इसके रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण में पहला हो गया सोडियम धातु के साथ क्रिया, कि एथेनॉल में एक सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होता है, अतः यह सोडियम धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल की क्रिया हमने सोडियम के साथ कराई तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और आपका बन गया सोडियम NaOH और H2O। इसी तरह निर्जलीकरण में हो गया, हाइड्रोजन ये वाला स्थापित हो गया इसके द्वारा, सोडियम के द्वारा। निर्जलीकरण है कि एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर गर्म करने से निर्जलीकरण के कारण एथीन बनता है और इस क्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जली कारक का कार्य करता है। तो C2H5OH की जब H2SO4 की उपस्थिति में 443 डिग्री केल्विन पर क्रिया कराई जाती है तो क्या बन गया, एथीन, यानी C2H4 बन गया और एक जल का अणु इसमें से निकल गया, तो इसीलिए कहलाता है निर्जलीकरण, यानी जल का निकल जाना। फिर अगली अभिक्रिया है आपका दहन, कि एथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनाता है और इसमें ऊष्मा निकलती, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। C2H5OH + 3 ऑक्सीजन हो गया और बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा और प्रकाश। चौथी अभिक्रिया है ऑक्सीकरण और अपचयन। तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनता है और इस क्रिया में अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट अभिकारक के रूप में कार्य करता है, यानी नवजात ऑक्सीजन जो बनती है वो इसकी उपस्थिति में बनती है। तो C2H5OH नवजात ऑक्सीजन हो गया, बन गया एथेनोइक अम्ल, CH3COOH और जल। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए। तो ये अगर औद्योगिक रूप से जो एथेनॉल बनाई जाती है तो चीनी मिलों में जो गन्ना है उसके रस से चीनी प्राप्त करने के बाद जो बचा हुआ द्रव है सीरे के खमीरीकरण द्वारा एथेनॉल का औद्योगिक निर्माण होता है, जो कि अभी इस समय कोविड-19 के समय में जब हमारे यहाँ सैनिटाइज़र नहीं बनता था, बहुत ही कम मात्रा में बनता था, तब यही विधि प्रयोग करी गई थी और सैनिटाइज़र बनाया गया था।
तो खमीर में क्या करा जाता है, जो इसका खमीरीकरण होता है, तो खमीर में 2 जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं जिन्हें इन्वर्टेज और जाइमेज कहते हैं, और इन्हीं जैव उत्प्रेरक की उपस्थिति में सीरे में उपस्थित सुक्रोज से एथेनॉल प्राप्त होता है। तो सुक्रोज हो गया, जल के साथ क्रिया हुई, इन्वर्टेज बन गया ग्लूकोज, और फ्रैक्टोज, इस फ्रैक्टोज का फिर से वो हुआ खमीरीकरण करते हैं जाइमेज की उपस्थिति में, तो ये बन गया एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। इसका उपयोग है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। टिंचर, परफ्यूम, पेंट आदि में भी ये विलायक के रूप में प्रयोग होता है।